तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 167 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ब्लैक मार्केट का एचएच नाम का बंदा एरिस के हेडक्वार्टर में धमाका करके वहां से ऐसे निकल लेता है जैसे किसी पार्क से बाहर निकल रहा हो। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एचएच अपने साथ के बंदे के साथ पहुंच चुका होता है ब्लैक मार्केट के कोरियन ब्रांच में, जहाँ पे कोड नेम एम नाम का बंदा उसका स्वागत करते हुए कहता है, हेलो सर, मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ, मेरा कोड नेम एम है। मुझे बहुत खुशी हुई कि एचएच आज यहाँ पे खुद चल के आए हैं। एचएच कहता है, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसमें ऐसी खास बात क्या है? मैं यहाँ पे किसी अच्छे रीजन से नहीं आया हूँ। तू ये बता, मैंने जो तुझे तैयारी करने के लिए कही थी, क्या तूने वो तैयारी कर ली? हाँ सर, जैसा कि आपने मुझे कहा था, पिछली बार की तरह हमने कोरिया के एयरपोर्ट से सारी की सारी सिक्योरिटी हटा दी है। इसका मतलब अब बाहर की कंट्रीज से जो अशासन हमारे कहने पे यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा प्यंगन चो के समय पे हुआ था। इसके बाद एचएच अपनी चेयर पे बैठता है और कहता है, एरिस, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, इन दोनों के मामले में हमारे लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 24 घंटे के अंदर इनका काम 25 हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले बंदे कहाँ जा रहे हैं? उनके हेडक्वार्टर्स में ब्लास्ट होने की वजह से क्या वो किसी दूसरे बिल में छुपने के लिए जा रहे हैं? वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। वहाँ का इंचार्ज टॉम ली है और वो इतना भी पागल नहीं लगता, वो समझदार इंसान लगता है, इसलिए वो चुपचाप से भागने की सोच रहा होगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के मैनेजर किम लोग कहीं जा रहे होते हैं। सारा टॉमली को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जो चीज वो करने की सोच रहे हैं वो पागलपन है, लेकिन टॉम हंसते हुए कहता है, डायरेक्टर सैरासिन, ध्यान रहे सब कुछ काफी अच्छे से हो। अभी इसी पल से हम एरिस के साथ कंपटीशन करने वाले हैं। और ये कंपटीशन का सारा मामला क्या है, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे टॉम और जिनचॉल की आपस में बातें चल रही होती है। टॉम कहता है, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा आजा एक शर्त लगाते हैं, इस मामले में जो है उन सबको खत्म होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सबकी ऐसे ही बैंड बजा दूं तो मुझे मजा नहीं आएगा, ये बोरिंग होगा। इसलिए मैं चाहता हूं हम दोनों शर्त लगाएं कि ज्यादा चीजों को हैंडल कौन करेगा, तू या फिर मैं? तो ठीक है, शर्त लग चुकी है ना? क्या तू शर्त लगाना चाहता है? ऐसी सिचुएशन में तुझे बच्चों की तरह गेम याद आ रहे हैं? बहाने बनाना बंद कर। मैं जानता हूँ तू ये सब कुछ इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू मुझसे जीत नहीं सकता। ओए योंगचुल, जरा अपनी भाषा में से कुछ कहियो। जरा इनको बता आजकल के जो बच्चे होते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? योंगचुल मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, ऐसी सिचुएशन में बच्चे दुम दबा के भाग जाते हैं। और इस तरह से टॉम जिनचॉल का मजाक उड़ा रहा होता है, हंस रहा होता है उसके ऊपर। टॉम जिनचॉल को बोल रहा होता है कि तू डर चुका है, इसलिए मेरे साथ शर्त लगाने से डर रहा है। और ऑब्वियसली इस सबसे जिनचॉल का दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए वो शर्त लगा लेता है कि कौन ज्यादा चीजें हैंडल करता है। जिनचॉल कहता है, ठीक है, आजा, लग गई शर्त। तो बता इस शर्त में मैं क्या दांव पे लगाऊं? क्या मैं अपनी जान दांव पे लगाऊं? टॉम कहता है, कम ऑन, तेरी जान का मैं क्या करूंगा? अगर तुझे कुछ दाव पे लगाना ही है तो अपना नुन्नू दाव पे लगा दे। मतलब कि इन दोनों का भी कुछ अलग ही चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का शांघी टॉमली को कहता है, लेकिन डायरेक्टर, क्या आपको सच में लगता है कि ये तरीका काम आने वाला है हमारा? आपको नहीं लगता हम एयरपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए आ रखे हैं? ये हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा कुछ। टॉम कहता है, मेरे प्यारे शांघी, जरा इस बारे में सोच के देख। तुझे याद नहीं है प्यंगनचो वाले टाइम पे क्या हुआ था? उस वक्त ब्लैक मार्केट के काफी सारे बंदे दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे आए थे उन्हें मारने के लिए। हमें बस एयरपोर्ट में उन बाहर की कंट्रीज के किलर्स का इंतजार करना है और वो हमारे सामने आ जाएंगे। इसका मतलब हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे अशासिन्स जो प्लेन में बैठ के कोरिया आ रहे होते हैं, हम देखते हैं वो अशासिन्स प्लेन में तो बैठे हैं लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वो काफी ज्यादा किसी से पिटे हैं। दरअसल जितने भी ये प्लेन में अशासिन्स होते हैं उन्हें सिर्फ एक अशासिन ने मारा होता है और इस बंदे का नाम शायद से होता है मूनलाइट। प्लेन में सारे बंदों को निपटाने के बाद मूनलाइट कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या है? मैंने तो सोचा था यह मिशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा, लेकिन ये तो एक मामूली सा खेल निकला जिसमें ऐसे बेकार लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे। लेकिन प्लेन में अब भी एक बंदा ऐसा होता है जिसे मूनलाइट ने मारा नहीं होता और वो बंदा चुपचाप से अपनी सीट में बैठ रखा होता है और मूनलाइट उसको कहता है, ए, तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही बोल रहा हूँ? तुम देखने में थोड़े इज्जतदार किस्म के लगते हो। लेकिन जो बंदा बैठा हुआ होता है वो कहता है, ओए एशियन दोस्त, इन कीड़ों को मारने की वजह से ये मत सोच कि तू बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे तेरे बाप के भी बाप बैठे हुए हैं। मूनलाइट कहता है, क्या
मैं तेरी बात समझ नहीं पाया, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। खैर जो भी हो, लेकिन तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहा है? लगता है तुझे भी सबक। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं मूनलाइट का भी कुत्ता बन चुका होता है और जिस बंदे ने इसका कुत्ता बनाया होता है उसका नाम होता है ज़ॉम्बी वाइट। और ये बंदा पहले भी कोरिया आ चुका है जब प्योंगयन चो के ऊपर हमला करवाया था ब्लैक मार्केट ने, मतलब प्योंगयन चो के बेटे के ऊपर उस वक्त हमला हुआ था। ये चीज मानवा में तो नहीं बताई गई है, लेकिन मैं भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ज़ॉम्बी वाइट काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। इसकी और मैनेजर किम की काफी ज्यादा तगड़ी फाइट हुई थी और इसने मैनेजर किम को काफी ज्यादा टक्कर दी थी। हालांकि मैनेजर किम ने इसको बहुत ज्यादा मारा था, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसको कुछ होता नहीं, मतलब कि ये बंदा एक तरीके से इमॉर्टल टाइप का है। इमॉर्टल टाइप का है बोला मैंने, इमॉर्टल नहीं बोला। हाँ, और ज़ॉम्बी वाइट यहाँ कोरिया में इस बार अपना पिछले बार का बदला लेने आया होता है और ऑब्वियसली ये बदला लेने आ रखा है तो मैनेजर किम से ही बदला लेने की ये बात कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कोरियन ब्लैक मार्केट ब्रांच का सीन, जहाँ पे एचएच के साथ के बंदे भी ये बोल रहे होते हैं कि शायद व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले बंदे भाग चुके हैं, लेकिन एचएच काफी ज्यादा शाना बंदा है, इसलिए चीजों को थोड़ा सा फिगर आउट करते हुए एचएच कहता है वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदे मुझे लगता है वो भागे नहीं हैं, मुझे लगता है वो इस सिचुएशन का फायदा उठा के एयरपोर्ट में गए हैं ताकि सारे के सारे अशासन को पहले ही खत्म कर दें। लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ तो दिखाने के लिए है, उन लोगों की कुछ और चाल है। वैसे इस वक्त एरीज क्या कर रही है, वो कहाँ है? जेटो अपने मोबाइल में एरीज की लोकेशन देख रहा होता है और कहता है एरीज इस वक्त हमारी बिल्डिंग के सामने खड़ी है, लगता है इस बार वो लोग हमारे ऊपर हमला करने आए हैं। और हम देखते हैं जिनचौल चौड़े में चलता हुआ आ रहा होता है इन लोगों की तरफ, पर इतने में ही काफी सारे बंदे जिनचौल के ऊपर झपट पड़ते हैं और जिनचौल बहुत ही इजीली इनको बजाते हुए कहता है ये तरीका बहुत लंबे समय से दुनिया में है, जब हमें बहुत सारे कीड़ों को मारना होता है तो हमें उनके छत्ते में जाना होता है। एल्बर्ट, मैनेजर नैम और टेयांग ये भी अभी यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और ब्लैक मार्केट के बंदों को मार रहे होते हैं और जिनचौल एचएच को कहता है तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डर गया था? तू अभी जिंदा है क्योंकि मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था। ब्लैक मार्केट, क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है या फिर नहीं? वेल देन, तुम्हारी पुंगी बजाने का वक्त आ चुका है। ये सब कुछ देखते ही जो कोड एम नाम का बंदा होता है एचएच के आगे आके उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हुए कहता है मिस्टर एचएच ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इतने में ही एक गोली एम की छाती को चीरते हुए पार कर जाती है और ये गोली मारी होती है एलिसा ने, जो कि अभी मस्त करके अपनी पोजीशन लेके बैठ रखी होती है और गोली मारने के बाद कहती है ब्लैक मार्केट के खत्म होने में 22 घंटे बाकी हैं। एम की छाती में गोली लगने के बावजूद भी वो एचएच को कहता है मिस्टर एचएच क्या आप ठीक हो? कहीं आपको चोट तो नहीं आई? लेकिन एचएच थोड़ा सनकी और समझदार किस्म का बंदा लगता है, इसलिए वो कहता है जेटू जाओ सबको खत्म कर दो। ये सुनते ही जेटू नाम का बंदा बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है मैनेजर नैम के पास। नैम को जेटू की पावर इसी चीज से पता चल रही होती है जिस तरीके से ये सांड की तरह भाग रहा होता है और जैसे ही जेटू का मुक्का नैम को पड़ता है, हालांकि नैम उसको अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी नैम उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है और इस हमले को ब्लॉक करने के बावजूद भी नैम का खून निकल रहा होता है। नैम जैसे ही दीवार से टकराता है तो टेयांग ये देख के काफी हैरान होता है। इतने में ही टेयांग के मुंह पे भी मुक्का पड़ता है और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। जेटू दोबारा से उसके पास आ चुका होता है और टेयांग के एक और मुक्का पड़ने वाला होता है और जिनचौल कहता है वो ये दोस्त तो काफी ज्यादा कमाल का लगता है, इसकी स्पीड और बॉडी सच में काफी कमाल की है। जहाँ जिनचौल मस्त करके अपनी एनालिसिस कर रहा होता है वहीं टेयांग की फटी पड़ी होती है क्योंकि उसके एक और मुक्का पड़ने वाला है और वो अपने मन में कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये काफी खतरनाक है, अगर ये मेरे पड़ गया इसके सिर्फ एक मुक्के से मेरी जान भी जा सकती है। और सच में जेटू के मुक्के बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और जैसे ही जेटू का मुक्का टेयांग के पड़ने वाला होता है एरिस का एक बंदा जेटू को कमर से पकड़ के पीछे कर देता है। जेटू अभी हवा में होता है और उसको भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया अचानक से। इसी के साथ जेटू बहुत ही बुरी तरीके से जमीन में पटका जाता है और जिस बंदे ने जेटू को जमीन में पटका होता है कहता है सीनियर्स और जूनियर्स चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, चलो उनकी ताकत को हमारी ताकत के साथ चैलेंज करवाते हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, एक मर्द ऐसा ही होता है। सर किम डेसिक आपकी सेवा में हाजिर है, मैंने अपना रिहेबिलिटेशन कंप्लीट कर लिया है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है और मुझे ऑर्डर मिला है अपनी यूनिट में वापस आने का। और जिनचौल इस बंदे को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि जिनचौल को पता है कि इसके अंदर भी काफी ज्यादा दम है। बट आपको बता दूं जब वूचुल लोगों के साथ मैनेजर किम लोगों की फाइट चल रही थी तो बेचारे डेसिक को गोली पड़ गई थी, इस वजह से ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। बट गोली चाहे किसी को भी पड़े डैमेज तो पहुंचेगा ही। तो गाइस मैनेजर किम मानवा में बूम बाम अब नहीं रुकने वाला, बस आगे आगे बढ़ता ही जाएगा और आगे ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जिसे देख के मजा ही आने वाला है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।